आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में फिर से बारिश का दौर शुरू। बगस्याड़ के खनेरी और खूनागी गांव में बांटी की राहत सामग्री। बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट 17,000 छात्र। 15,840 फुट पर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची डबल टर्निंग सुरंग। हस्तशिल्प, संस्कृति और कला का संगम बना शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेरोजगार युवाओं को दी ई टैक्सी योजना की सौगात। नाहन की पत्रकार युवती ने एक युवक पर लगाए गंभीर आरोप। नड्डा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में शनिवार सुबह ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राज्य के 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 7 जिलों शिमला, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा आज यानी शनिवार को 4 जिलों मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। नदियों, नालों और झीलों के किनारे बसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। सुबह से ही कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिला। अधिकतर इलाकों में घने बादल और दृश्यता के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। स्कूलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और प्रशासन को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी और नदी किनारे के क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें। बता दें, हिमाचल में इस बार मानसून समय से पहले पहुंचा है और इसके कारण पिछले हफ्तों में बादल फटना, भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंडी जिले में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने ताजा हालात की जानकारी लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से पूछा। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के साथ साथ अब सेना की एक टुकड़ी भी राहत कार्यों में जुट गई है। उन्होंने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस और होमगार्ड की साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी एजेंसियां पूरी हिम्मत के साथ राहत कार्यों को अंजाम दे रही हैं। लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। राहत टीमों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। इस बीच जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बगस्याड़ क्षेत्र के खनेरी और खूनागी गाँव में आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कुछ जर्जर स्थिति में है, 5-6 घर तो ऐसा कि उनका नामो निशान नहीं है। बाकी सर भूमि हमारी घर डैमेज किस के हुए? तो सर एक हमारे इनका खेम सिंह करके है, दो परिवार वहाँ रहते थे। विधि सिंह का है, का तो कौन आ गया था? सर मेरे 2 मकान वो भी ऐसे उनका आ गया, काफ़ी मतलब आ गया। वैसे रोका है उसको चट्टान ने, लेकिन फिर भी नुकसान व्यक्त कर रहा है। इनकी कैपिटल सेट चलेगी सर, और बच्चे छोटे छोटे समझ नहीं आ रही सेफ है सर, ऐसा भी नहीं है। चलो अब परिस्थितियां सबके सामने सर। अब
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च माह में आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के मई में घोषित परिणामों से करीब 17,000 छात्र असंतुष्ट नजर आए हैं। इन विद्यार्थियों ने पुनः मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण के लिए बोर्ड में आवेदन किए हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित मूल्यांकन केंद्रों से मंगवाई जा चुकी है और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द ही मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मार्च परीक्षाओं में प्रदेश भर से कुल 1,81,868 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। इनमें 10वीं कक्षा में 95,495 और 12वीं कक्षा में 86,373 विद्यार्थी शामिल थे। मई में घोषित परिणामों के उपरांत असंतुष्ट विद्यार्थियों को पुनः मूल्यांकन हेतु 15 से 20 दिन का समय दिया गया था, जिनमें से करीब 17,000 छात्रों ने आवेदन किया है। बोर्ड की यह पहल छात्रों को पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीमा सड़क संगठन BRO एक बार फिर इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। संगठन समुद्र तल से 15,840 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनलिंग सुरंग का निर्माण कर रहा है। यह टनल 16,080 फुट ऊंचे शंकुला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, जो अपने श्रेणी में एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के वर्ष 2028 तक पूरा होने की संभावना है। टनल की ऊंचाई 4.1 किलोमीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर होगी। सुरंग का निर्माण चीन अधिकृत तिब्बत और पाकिस्तान से सटे लद्दाख की सीमाओं की रणनीतिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। अब तक दोनों टनल में करीब 30 मीटर खुदाई हो चुकी है। ड्रिल एंड ब्लास्टिंग तकनीक के जरिए प्रतिदिन औसतन 4 मीटर तक खुदाई की जा रही है। निर्माण कार्य धारीवाल कंपनी को 1290 करोड़ की लागत से सौंपा गया है, जिसमें 3 पुलों और 2 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क का भी निर्माण शामिल है। टनल निर्माण में 25 मजदूर और 8 इंजीनियरों की टीम दिन रात जुटी है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम ने कहा कि ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी के चलते श्रमिकों को 3 दिन से अधिक लगातार काम करने नहीं दिया जा रहा। उन्हें विश्राम के लिए नीचे भेजना पड़ता है। कई श्रमिकों को नाक से खून आना, सिरदर्द, चक्कर और उल्टी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती है। टनल के निर्माण से लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच सुगम हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही यह टनल कारगिल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति देगी। शंकुला टनल न केवल तकनीकी दृष्टि से एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनकर उभरेगी, बल्कि यह भारत के रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय विकास के लिए भी क्रांतिकारी पहल साबित होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में इन दिनों एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प कारीगर और शिल्पकार अपनी अपनी पारंपरिक और कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि देश विदेश से आए पर्यटक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प, शिल्पकला और सांस्कृतिक विविधता को मंच देना है, जिससे न केवल शिल्पकारों को आर्थिक सहयोग मिले, बल्कि आम लोग भी इस पारंपरिक कला से रूबरू हो सके। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से आए शिल्पकारों ने अपने अपने क्षेत्रीय उत्पादों को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में भाग लेने आए शिल्पकारों ने बताया कि शिमला में उन्हें बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा खरीदी की जा रही है और खरीदी जा रही वस्तुएं न केवल उनकी मेहनत की सराहना है, बल्कि उनकी आजीविका का भी सशक्त साधन बन रही है। एक शिल्पकार ने कहा कि हम अपने राज्य से यहाँ आए हैं। यह प्रदर्शनी हमारे लिए एक बड़ा मंच है। शिमला के लोगों ने हमारे काम को जिस तरह पसंद किया है, उससे हम बेहद उत्साहित हैं। मैं जो हूँ, आरिफ नाम है मेरा, कश्मीर से हूँ और ये जो है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ें हैं हमारे पास, पूरी हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास हैंडमेड आइटम है पूरा, जो भी है हैंडमेड सूट्स है, शॉल है, वॉल हैंगिंग है, क्रिवल में है, कुशन में है, बैग्स है, स्टॉल है, वॉल हैंगिंग वगैरह है और जो है कुशन वगैरह। और हमारे पास कश्मीरी कहवा है, ये 11 मसालों की चाय होती है, कश्मीरी वेलकम टी इसको कहते हैं, ये है। और हमारे पास 100% प्योर केसर है, कश्मीरी केसर जो पापोर में बनता है। और हमारे पास इत्र है और भी वुडन आइटम्स है, जैसे
ये की चेन वगैरह है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला की एयर टैक्सी सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला से एयर टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यह योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह सेवा पर्यावरण के अनुकूल है और शिमला जैसे पर्यटन स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगी। सीएम सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रदेश के युवाओं के लिए क्रांतिकारी पहल है। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। ई टैक्सी योजना के लाभार्थी युवा ड्राइवरों ने सरकार के इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। यह योजना आने वाले समय में अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें एक परिवर्तन ये भी है, सरकारी क्षेत्र में खर्चे को कैसा कम किया जाए और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है और स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये एक ऐसी टैक्सी योजना है जिसका हमने जब विज्ञापन जारी किया तो बहुत कम लोगों ने इसकी रुचि दिखाई। इस योजना के तहत अगर किसी की गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी विभाग में लगाने के बाद 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 10 लाख की गाड़ी में 15 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है, 20 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है किराए का, पर लगेगी सरकारी विभाग में। 4 साल ही सरकारी विभाग में लगेगी और उसके बाद उसकी अगर जो बैंक की लोन की किस्त पूरी नहीं होती तो उसको 2-3 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। वो फ्री भी हो जाएगी, उसके परिवार में रोजगार का साधन भी बन जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा और अपनी जीविका का साधन जो ये गाड़ी है बाद में उसी के पास रहेगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार अभी सरकारी विभागों में ये टैक्सी योजना को बढ़ावा दे रही है और जब हमने आकलन किया तो हमने पाया कि ये एक तो स्वरोजगार का साधन है, दूसरा पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण के अनुकूल आज की वस्तुस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिकल हाइड्रोजन के विषय में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की आपदाएं प्रदेश में आ रही है, इसका मूलभूत कारण जो हमें समझा है वो क्लाइमेट चेंज का है। उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं इन सभी टैक्सी धारकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बजट में हमने बहुत घोषणाएं की, आने वाले समय में और तेजी से उन घोषणाओं पर हम अमल करेंगे। खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हमने सरकारी विभागों से पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कई डीजल गाड़ियाँ लेना चाहते थे तो हमने कहा नहीं, हम आपको ई टैक्सी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सरकारी विभाग का जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा। इस गाड़ी की सरकारी विभाग की गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बच जाएगी। सरकारी विभाग जो गाड़ी खरीदता है वो बच जाएगा। इसमें व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वही मालिक है, वो सरकारी विभाग में लगेगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने अश्योर्ड इनकम होगी और ऐसी इनकम उसकी 5 साल चलेगी। अगर उसका लोन पेमेंट रीपेमेंट हो जाता तो अगले 2 साल और एक्सटेंशन देगी। 7 साल बाद ये गाड़ी उसके पास चली जाएगी और 3-4 साल में अपनी गाड़ी को फ्री कर सकता है और एक आजीविका का साधन भी उसके परिवार के लिए हो गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आज डीजल गाड़ी सरकार में लगती है तो उसका 15,000 रुपया डीजल का ही खर्चा आ जाता है। तो इसमें खर्चा 15,000, अगर यही गाड़ी डीजल की होती और पेट्रोल की होती तो 15,000 रुपये महीने का डीजल और पेट्रोल लगता है। लेकिन ई टैक्सी योजना के द्वारा उसका सिर्फ महज 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए ई टैक्सी योजना से लोगों को रोजगार का फायदा मिल रहा है। पर्यावरण अनुकूल ये है और पर्यावरण अनुकूल के अनुसार अपने हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को बचा कर रखना भी हमारा दायित्व है। हिमाचल एक पर्यटक राज्य है, तो अगर हम यहाँ पर्यावरण
और पोल्यूशन लेवल कम करेंगे तो पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में हिमाचल प्रदेश आएंगे। शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार महिला ने अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग को लेकर आज शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने साथ ही कहा कि यदि कुछ लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया होता तो आज वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। प्रेस वार्ता के दौरान युवती ने कहा कि कुछ लोगों ने हमेशा से मेरा समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों ने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने जसवीर सिंह हंस नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सिरमौर के नाहन में एक वेबसाइट चलाते हैं और पत्रकारिता की आड़ में आकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। युवती ने साथ ही कहा कि जब जब वह रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाती थी तो जसवीर सिंह अपने लोगों को उनके पीछे भेज देते थे और उन्हें लगातार परेशान करते थे। युवती ने साथ ही बताया कि उन्होंने कई बार इस विषय पर विरोध दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है, इसीलिए उनके द्वारा शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ और पिछले लगभग 4.5 सालों से पोंटा साहिब में पत्रकारिता कर रही हूँ। मेरी इस छोटी सी जर्नी में बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उसी की बदौलत आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। लेकिन कुछ मेरी ही फील्ड के लोग कुछ ऐसे मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे डे 1 से डिफेम किया, डिमोटिवेट किया और हमेशा मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। और वो वही लोग हैं जिनके ऊपर खुद 10 से 15 मामले दर्ज हैं। जसवीर सिंह हंस जो कि पोंटा साहिब में खबरों वाला के नाम से एक वेबसाइट चलाता है, खुद को पत्रकार बताता है और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है और मैं आपको इसके सबूत भी दिखाऊंगी। यह द ट्रिब्यून की न्यूज है जिसमें 10 लाख के एक्सटॉर्शन मामले में ये और इसका साथी अशोक बहुता 10-15 दिन हिरासत में रहे थे। ये दिव्य हिमाचल की न्यूज है और इसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं कि 10 लाख की वसूली पर 2 पत्रकार गिरफ्तार। ये लोकल चैनल की न्यूज है, ये मैंने आपकी न्यूज कटिंग्स दे दी और भी बहुत सारे वेब पोर्टल्स पर इनकी न्यूज लगी थी। और मैं चाहती हूँ कि उस हिस्ट्री शीटर का चेहरा भी मैं आप सभी को दिखाऊं, उसके बाद सारी चीजें आप सभी के समक्ष में क्लियर करूंगी। यह जसवीर सिंह हंस जिससे पोंटा का, जिला सिरमौर का हर अधिकारी, चाहे माइनिंग से जुड़ा हो, चाहे किसी विभाग से जुड़ा हो, चाहे पुलिस के कर्मी, हर इंसान इससे परेशान है। क्योंकि ये क्या करता है, किसी की भी कोई गुप्त सूचना इसके पास है या कहीं कुछ कागजों में कोई कमी है या कहीं कोई गड़बड़ काम चल रहा है, इसकी वीडियो बना के अपने पास रखेगा और उसे ब्लैकमेल करेगा और अच्छे खासे पैसे भी लेगा और इसका यही धंधा है। और रंगे हाथों ये पकड़े गए थे, तभी ये जो है हिरासत में भी रहे थे और 10 लाख एक्सटॉर्शन में, हालांकि इन्होंने डिमांड 20 लाख की थी। उसका बकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई है, वो अभी कहीं रिलीज नहीं हुई है, हमने देखी हुई है। उसी आधार पर मैं ये कह रही हूँ। मैं इसके विपक्ष में आज क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मेरा जुनून ये था कि मैं सबसे अलग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ जुनून अलग ही कुछ जज्बा करने का था। माफी चाहूंगी। और जिला सिरमौर में महिला पत्रकार बड़ी कम है तो लीग से हटकर काम किया और हमेशा से इन लोगों की नजरों में मैं बहुत खटकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच्चाई और निष्पक्षता से काम किया, जो कि मैं अभी तक भी कर रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी नजरों में मैं तब खटकी जब ये पुलिस हिरासत में रहा और पोंटा की सारी मीडिया ने इनकी खबरें लगाई, बड़े बड़े अखबारों में आई, पोर्टल्स में आई। मैंने भी वही पत्रकारिता वाला धर्म निभाया और मैंने भी इसकी न्यूज लगाई। इसने पर्सनली मुझे टारगेट उसके बाद करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस हिरासत से बाहर आता है, मेरे बारे में सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देता है कि ये गरीब पत्रकार कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती है। हम बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं आते, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती है, तो इसने ना केवल मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए भी लिखा और मेरे ऊपर मेरे परिवार का पूरा जिम्मा है। मैं अपने भाई को भी पढ़ाती हूँ, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ाती हूँ, तो इसने उनके लिए भी लिखा कि मतलब बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग इसने सोशल मीडिया पर करनी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम मैंने इग्नोर किया कि चलिए सोशल मीडिया पर आज सभी आप देखते हैं कि हर कोई सबके बारे में लिखता है, कमेंट्स भी करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम मैंने इग्नोर किया सारी चीजें कि चलो कोई बात नहीं, अपना काम करती गई। लेकिन मुझे दिक्कत वहां से हुई जहां से इसने मुझे फिजिकली हार्म करना शुरू कर दिया, स्टॉक करना, लड़कों को मेरे पीछे लगाना कि ये कहाँ जाती है। अगर मान लीजिए मैंने कई रिपोर्टिंग की है किसी कंपनी में, मैं किसी कंपनी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके आई हूँ, तो
ये वहां लोगों को भेजता था कि कहीं इसने पैसे तो नहीं लिए। इस तरीके से मेरे को स्टॉक किया, मुझे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान किया और ये तकरीबन पिछले 3 सालों से हो रहा है। और आज मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। सारे अधिकारी, सारे पुलिस के कर्मी इससे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारी, मैं इस मन से ये भी कहूंगी कि बहुत सारे अधिकारी भी दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी इनके चक्कर में आ जाते हैं और इनका मुंह बंद करने के लिए इनको जो है वो हर महीने इनकी तनख्वाह लगा देते हैं। तो वो अधिकारी भी इनको शरण देते हैं। मैंने वैसा नहीं किया, ना मैंने इसकी सुनी, ना ये किसी तरह भी मुझे डिफेम कर पाया। और दिसंबर 2024 में मैंने इसकी एफआईआर पुलिस थाना पाउडर साहिब में दर्ज करवा दी। पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर जब हुई तो मैं अपनी कार्रवाई से बहुत ज्यादा संतुष्ट थी। एसएचओ साहब देवी सिंह है, उन्होंने इसमें निष्पक्ष जांच की और जैसा मैं जो चीज ठीक थी वो हो रहा था, वैसा हो रहा था, जैसा बिल्कुल ठीक सटीक बैठ रहा था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि पाउडर के ही कुछ एक पुलिस अधिकारी हैं जिनकी इसके साथ बातचीत है और इसके कुछ सबूत भी मेरे पास है, वो समय आने पर मैं आप सभी को भी दूंगी। पुलिस के अधिकारियों से इसकी बातचीत होती है और अधिकारी इसको शरण देते हैं और मेरे केस में वो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बिलासपुर के बचत भवन में हिमाचल प्रदेश में चल रही NHAI की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इनमें 786 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 किलोमीटर BRO द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कीरतपुर मनाली, शिमला मटौर और पठानकोट मंडी जैसे बड़े 4 लेन प्रोजेक्ट 2026 से 2028 तक पूर्ण होंगे। नड्डा ने ब्यास नदी में ड्रेजिंग, NHAI अधिकारियों के साथ मारपीट और प्रदूषण बोर्ड की NOC संबंधी अड़चनों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कानून के रक्षकों द्वारा ही कानून हाथ में लेना देवभूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र से प्राप्त बजट का उचित उपयोग नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले 360 करोड़ में से सिर्फ 78 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 521 करोड़ में से भी आधे से कम उपयोग हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जायका प्रोजेक्ट के लिए 1138 करोड़ मंजूर किए हैं, जिनमें 1024 करोड़ ग्रांट के रूप में है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पिछले 3 वर्षों में 5000 करोड़ से अधिक की सहायता हिमाचल को दी गई है। नड्डा ने स्पष्ट किया कि सभी 4 लेन परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा और राज्य सरकार को चाहिए कि वह वन स्वीकृतियों में देरी जैसी बाधाओं को शीघ्र दूर करे।